नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो बात की जाए, निरंतर विश्व इतिहास का हम अध्ययन करें। विश्व इतिहास के तहत जो बात की जाए, फ्रांस के शासक जो सम्राट नेपोलियन तृतीय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से जो लुई नेपोलियन जो फ्रांस का क्या बन जाता है, सम्राट बन जाता है और वह नेपोलियन तृतीय के नाम से जाना जाता है। सिंहासन पर अधिकार करने के पश्चात उसके द्वारा जो अपना राज्याभिषेक करवा लिया जाता है विधिवत। अगर बात की जाए 1852 ईस्वी में उसके द्वारा फ्रांस के सिंहासन पर अधिकार कर लिया जाता है। इससे पहले हमने देखा गणतांत्रिक व्यवस्था थी, कैसे वह राष्ट्रपति बनता है और किस तरीके से उसके द्वारा जो गणतंत्र को समाप्त कर पुनः राजतंत्र की स्थापना कर दी जाती है। राजतंत्र की स्थापना करने के पश्चात हमने देखा किस तरीके की नीति उसके द्वारा अपनाई जाती है, किस तरीके से राजनीतिक अधिकारों का अपहरण, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात की कि फ्रांस के नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों का अपहरण उसके द्वारा कैसे किस तरीके से कर लिया जाता है और किस तरीके से जो कड़ा नियंत्रण उन पर स्थापित कर लिया जाता है और वह एक निरंकुश शासक बन जाता है। उसी दौरान जो सम्राट बनने के पश्चात उसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह की नीति अपनाई जाती है, उसी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। एजुकेशन पॉलिसी उसकी कैसी रहती है, यानी शिक्षा नीति उसकी कैसी रहती है, उसके बारे में जिक्र करें तो हमने देखा कि सम्राट बनने के पश्चात उससे के द्वारा सबसे पहले जो एजुकेशन के केंद्र हैं, शिक्षा केंद्र विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। यहाँ पे तुम देखोगे कोई भी सरकार हो, चाहे वर्तमान लोकतांत्रिक सरकार हो, चाहे गणतांत्रिक सरकार हो, किसी तरह की सरकार, क्योंकि यहाँ से जो विरोधी भावना के जो पनपने की ज़्यादा संभावना रहती है और यहीं पे जो विद्वत लोग इकट्ठे होते हैं, बुद्धिजीवी, और कहाँ पाए जाते हैं, विश्वविद्यालय में बुद्धिजीवी पाए जाते हैं। तो इन पर नियंत्रण रखने के, यानी कि जो गणतंत्र के समर्थक थे उन पर नियंत्रण रखने के लिए जो इन शिक्षण केंद्रों पर भी नियंत्रण रखना बहुत जरूरी था। तो उसके द्वारा जो अपनी शिक्षा नीति में ये बदलाव किया गया। हालांकि शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए खूब काम किया गया, लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया कि किसी तरीके से जो गणतंत्र के विरोधी भावनाएं उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इनको मूल केंद्र में रखते हुए उसके द्वारा शिक्षा की नीति को अपनाया गया। तो अब उसके द्वारा जो पेरिस विश्व, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज जो विश्वविद्यालय तुम देखते हो, सरकारों का विरोध क्या होता है, कहाँ होता है, विश्वविद्यालय में होता है। वर्तमान समय में तुम JNU का मुद्दा तुम्हें याद होगा, जो काफ़ी चर्चा में रहा था, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, जो दिल्ली की बात करें। तो उसी तरीके से जो ये सरकार को चुनौती देने का केंद्र विश्वविद्यालय होते हैं, तो सबसे पहले बात की जाए तो पेरिस विश्वविद्यालय, उसके ऊपर जो कई कड़े प्रतिबंध उसके द्वारा लगाए जाते हैं 1851 ईस्वी से 56 ईस्वी तक, क्योंकि 52 ईस्वी में वह सम्राट बनता है। उससे पहले क्या था, वह राष्ट्रपति था। जो अब उसके द्वारा जो पेरिस विश्वविद्यालय, पेरिस यूनिवर्सिटी, उस पर जो खूब सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं। उसके पश्चात जो ये चीज़ अनिवार्य कर दी जाती है, उसके द्वारा जो विश्वविद्यालयों के जो प्रोफेसर होते हैं, प्राध्यापक होते हैं, यानी उनको इस बात की शपथ लेनी होती थी कि वह चर्च और साम्राज्य के प्रति क्या रहेंगे, वफादार रहेंगे। निष्ठा की शपथ उनको लेनी पड़ती थी। कोई भी प्राध्यापक नियुक्त करने से पहले बात की जाए, ये शपथ लेना अनिवार्य कर दिया जाता है। किसके द्वारा, सम्राट नेपोलियन के द्वारा अनिवार्य कर दिया जाता है, उसके द्वारा कि आपको जो चर्च व साम्राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी, वफादारी की। उसके अलावा जो विश्वविद्यालयों की विद्वत परिषद है, विद्वत परिषद बात की जाए तो एकेडमिक काउंसिल होती है। ये क्या होती है अगर बात की जाए तो, विश्वविद्यालयों की जो विद्वत परिषद है, एकेडमिक काउंसिल जिसे कहते हैं, इसके द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है, विश्वविद्यालयों की जो सारी की सारी व्यवस्था देखने का काम इसमें होता है। अब इसमें जो प्रोफेसर होते हैं उन्हीं को नियुक्त किया जाता है। कोई बुद्धिजीवी है जो बात की जाए, उसके अलावा जो शिक्षाविद है उनको नियुक्त किया जाता है। ये सारे विश्वविद्यालय का जो प्रशासन देखते हैं। अब इनमें जो क्या कर दिया जाने लगता है, सम्राट के द्वारा, जो राज्य के द्वारा, शासन द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके सदस्य होंगे वो किसके द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, शासन के द्वारा। अब वो फिर विश्वविद्यालय को किसके अनुसार चलाएंगे, शासन यानी कि सरकार के अनुसार ही विश्वविद्यालयों का संचालन करेंगे। तो ये अनिवार्य कर दिया जाता है कि विश्वविद्यालयों की संचालन समिति में अगर बात की जाए तो
सरकार के द्वारा ही अपने सदस्यों को मनोनीत कर दिया जाता है। और उसके अलावा जो एक सबसे बड़ा बदलाव उसके द्वारा किया जाता है, इतिहास व दर्शन के पाठ्यक्रम, इतिहास व दर्शन विषय उसको पाठ्यक्रम से ही हटा दिया जाता है, क्योंकि इतिहास से इनको क्या नुकसान था। इतिहास से अगर बात की जाए तो पीछे जो गणतांत्रिक व्यवस्था है, जो फ्रांस की क्रांति है, ऐसी अगर फ्रांस के बच्चों को पढ़ाई जाएगी तो पुनः उनके मन में जो बात की जाए, जो इस राजतंत्र के विरोधी जो विचार पनपेगा और उस विचार को समाप्त करने के लिए राजतंत्र के विरोधी जो क्रांति करने की जो पुनः उनके द्वारा सोची जाएगी, उसको समाप्त करने के लिए इनके द्वारा क्या किया जाता है, इतिहास विषय को हटाई दिया जाता है पाठ्यक्रम से। और दर्शन बोले तो फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र यानी अध्यात्म के जो इस अध्यात्म विषय को भी उसे पाठ्यक्रम से हटा दिया जाता है। ये जो सबसे बड़ा परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, सम्राट नेपोलियन तृतीय के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और उसके अलावा इतिहास और दर्शन के अध्ययन पर भी रोक लगा दीजिए, पाठ्यक्रम से हटा दिया। इसके साथ इनको पढ़ाने से भी जो मना कर दिया जाता है प्राध्यापकों को, बात की जाए तो ये जो पूरा का पूरा है जो हटा दिया जाता है इतिहास और दर्शन, ताकि जो अगर बात की जाए इसको जो निरंतर जारी रखा तो पुनः बच्चों को प्रेरणा मिलेगी और उस प्रेरणा से वो पुनः जो गणतंत्र की स्थापना का प्रयास करेंगे, तो जिसे राजतंत्रात्मक व्यवस्था क्या आ जाएगी, खतरे में आ जाएगी। तो इस तरीके से उसके द्वारा ये नियम भी लागू कर दिया जाता है। उसके अलावा विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण से, ये जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी पर नियंत्रण करने का प्रयास उसके द्वारा किया जाता है। जैसा कि हमने देखा एकेडमिक काउंसिल में भी उसके द्वारा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अब इसमें जो नियंत्रण करने से क्या होता है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग के विरोधी संभावनाएं कम हो जाती है, विरोध की जो संभावना होती है, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग कहाँ पाया जाता है, विश्वविद्यालयों में पाया जाता है। अरे शिक्षण केंद्रों में ही तो पाया जाएगा, ये बुद्धिजीवी लोग तो वहीं पाए जाते हैं। अब इनके विरोध की संभावनाएं क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिस तरीके से जो उसके द्वारा क्या किया जाता है, इन पर नियंत्रण कर लिया जाता है। और इससे जो कैथोलिक जो परंपरागत विचारधारा वाले लोग हैं, जो प्राचीन विचारधारा वाले लोग, जो राजतंत्र के समर्थक, वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं इस फैसले से, और उनका समर्थन किसे मिल जाता है, सम्राट नेपोलियन तृतीय को मिल जाता है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया जाता है। उसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा अगला जो सबसे बड़ा बदलाव किया जाता है, जैसा कि हमने देखा गणतांत्रिक व्यवस्था में क्या किया जाता है, प्राथमिक और जो माध्यमिक विद्यालय, इन पर जो सरकार के द्वारा नियंत्रण कर लिया जाता है। पहले ये चर्च के नियंत्रण में थी, चर्च जो इनका धार्मिक केंद्र स्थल होता है उसके नियंत्रण में थी, पादरियों के नियंत्रण में थी। लेकिन उस शिक्षा पे अधिकार कर लिया जाता राज्य के द्वारा, और राज्य के द्वारा जो अलग से शिक्षा दी जाती है। अब जो क्या है, ये पादरी पुनः उस जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पे क्या, पाठशालाओं पे क्या चाहते थे, अपना अधिकार चाहते थे। ठीक है। तो उनकी बात को कुछ हद तक स्वीकार कर लिया जाता है, और इन प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को चर्च के नियंत्रण में किसके द्वारा दे दिया जाता है, सम्राट नेपोलियन, क्योंकि चर्च तो राजतंत्र के प्रति वफादार रहना ही सिखाएगा। तो इसीलिए इन पे नियंत्रण किसका स्थापित कर दिया जाता है, जो इनका चर्च का कर दिया जाता है। ठीक है। और इसी तरीके से बात की जाए, सम्राट ने शिक्षा में उन्नति और विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया। अगर बात की जाए शिक्षा के क्षेत्र में विकास पे उसके द्वारा पर्याप्त ध्यान दिया जाता है, उन्नति और विकास पे। लेकिन उसके द्वारा एक बात को विशेषकर ध्यान में रखा जाता है सम्राट के द्वारा, अगर बात की जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शिक्षा के प्रसार में राजतंत्र विरोधी वातावरण उत्पन्न न हो जाए। भाई शिक्षा का प्रचार तो ठीक है, प्रचार प्रसार तो करते हो उसकी उन्नति और विकास के लिए कर, लेकिन राजतंत्र के विरोधी विचार उसमें पैदा नहीं होने चाहिए। ऐसी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का उसके द्वारा प्रयास किया जाता है। इस तरीके से उसके द्वारा शिक्षा नीति को अपनाया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो हमने जो सम्राट नेपोलियन तृतीय उसकी शिक्षा नीति के बारे में जिक्र किया है। हमने देखा कि उसके द्वारा शासक बनने के पश्चात किस तरह की शिक्षा नीति को अपनाया जाता है। अगर बात की जाए तो हमने देखा उसकी नीतियों के बारे में अध्ययन करें, जिसके तहत हमने पिछली क्लास में अगर देखे जाए तो बात की थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अपहरण किस तरीके से किया जाता है, और उसके अलावा जो द्वितीय साम्राज्य का शासन विधान कैसा होता है।
जिसके तहत ही जो आज हमने बात की है कि किस तरह की जो एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति उसके द्वारा अपनाई जाती है। तो मूल रूप से उसके द्वारा क्या किया जाता है, जितने भी बड़े विश्वविद्यालय हैं उन पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि यहीं से विरोधी भावना जो पैदा होती है और यहीं से जो बात की जाए राजतंत्र विरोधी विचार पैदा होते हैं, तो उन पे पूर्ण रूप से नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत विश्वविद्यालयों पे कई तरह के जो प्रतिबंध उसके द्वारा लगा दिए जाते हैं। और जो इन विश्वविद्यालय में नियुक्त होने वाले जो प्राध्यापक होते हैं, जो यानी कि शिक्षक होते हैं, बात की जाए साधारण भाषा में, उन शिक्षकों को कहा जाता है कि आपको चर्च और साम्राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ और वफादारी की शपथ लेनी पड़ेगी, ठीक है। और विश्वविद्यालयों की जो विद्वत परिषद है, एकेडमिक काउंसिल, अगर बात की विश्वविद्यालयों की विद्वत परिषद है, जो एकेडमिक काउंसिल के सदस्यों को शासन द्वारा मनोनीत किया जाने लगता है, उसमें जो बात की जाए राजा के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जाता है, ताकि विश्वविद्यालयों की जो शिक्षा प्रणाली पे क्या रखा जाए, नियंत्रण रखा जाए और उस पर पूरी नज़र रखी जाए, ये बात उसके द्वारा कही जाती है। और इतिहास और दर्शन जो विषय हैं, इन सब्जेक्ट को बात की जाए तो पूर्ण रूप से जो पाठ्यक्रम से हटा दिया जाता है और उनके अध्ययन पर क्या कर दिया जाता है, रोक लगा दी जाती है। इससे क्या होता है कि विश्वविद्यालय में बात की जाए जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसके विरोध की संभावनाएं समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो विरोध नहीं कर पाएगा। इस पर पूर्ण नियंत्रण विश्वविद्यालय में ही बुद्धिजीवी पाए जाते हैं, जो गलत नीतियों का विरोध करते हैं। तो इससे जो बात की जाए कैथोलिक धर्मावलंबी है वो भी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। इस तरीके से जो विश्वविद्यालय पे इसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है। और उसके अलावा जो बात की जाए जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा है विद्यालय, इन पे जो चर्च का नियंत्रण पुनर्स्थापित कर दिया जाता है, जिससे वो भी काफ़ी प्रसन्न होकर इसके समर्थन में हो जाते हैं। और सम्राट के द्वारा जो खूब बात की जाए शिक्षा के लिए बात की जाए तो शिक्षा में उन्नति और विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया सम्राट के द्वारा, लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया कि शिक्षा के प्रसार में राजतंत्र विरोधी वातावरण उत्पन्न न हो जाए। इस बात को ध्यान रखते हुए उसके द्वारा शिक्षा नीति अपनाई जाती है, यानी कि राजतंत्र के विरोधी विचार पैदा ना हो, ऐसी शिक्षा नीति उसके द्वारा अपनाई जाती है। तो बोली यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप पूछ सकते हो निसंकोच। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। फिर भी आप जो अध्ययन अध्यापन से संबंधित भी किसी तरह की राय या सुझाव वो भी आमंत्रित है। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।